classification of accounting ratios, that is solvency ratios, leverage ratios और capital structure ratios. सबसे पहली रेशियो जो बेटे उसे हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं और ये है सोल्वेंसी रेशियोज. हियर सोल्वेंसी मींस लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी. तो इस रेशियो को कैलकुलेट करने का जो मेन पर्पस होता है बेटे वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को ऑब्जर्व करना. मींस इस बात को ऑब्जर्व करना कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में एलिजिबल है या नहीं है. सेकंड, क्योंकि ये रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोजिशन को शो करती है. दैट मींस इसके बारे में बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना फंड इंटरनल फंड है और कितना प्रोपोर्शनेट उसमें एक्सटर्नल फंड है. क्योंकि एक कैपिटल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है इसलिए इसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज या लीवरेज रेशियोज भी बोला जाता है. इसके अंदर हम टोटल 4 रेशियोज कैलकुलेट करते हैं बेटे, जिसमें सबसे पहली है डेट इक्विटी रेशियो. एंड डेट इक्विटी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी. And formula for the calculation of debt equity ratio is debt upon equity. Here debt means non-current liabilities, equity means shareholders fund. अब एक चीज आप ध्यान रखनी है, करंट रेशियो में बोला आ भी चुका है टोटल डेट का. टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज. दैट मीन्स देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टोटल डेट एंड डेट. डेट केवल नॉन करंट लायबिलिटीज को बोला जाता है बेटे और टोटल डेट होता है नॉन करंट लायबिलिटीज एज वेल एज करंट लायबिलिटीज. इन दोनों के टोटल को बोला जाता है टोटल डेट. यहाँ पर ही ध्यान रखना कि हमें टोटल डेट नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए. तो अगर आपको टोटल डेट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दी हुई है तो टोटल डेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी रह जाएगी जिसे डेट भी कहा जाता है. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड और बैलेंस शीट आप सभी ने की हुई है. अब शेयर होल्डर्स फंड के 2 सब हेड है बेटे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल में दोनों इंक्लूड की जाती हैं, इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर. रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस और साइड बाय साइड आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, इन दिस केस द जनरल रिजर्व विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. क्योंकि जब आपको उसने रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया तो फिर आपने आगे उसके कंपोनेंट्स में नहीं जाना. जैसे मान लो मुझे चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और अगर मुझे शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है शेयर कैपिटल, तो जब मुझे शेयर होल्डर्स फंड मिल गया तो फिर मैं इसके आगे कंपोनेंट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे गिवन है क्लियरली. तो ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है कि जो चीज रिक्वायर्ड अगर वो चीज क्लियरली मेंशन है तो आपको उसके फर्दर कंपोनेंट्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे, उन्हें आप स्किप कर देंगे. तो इसी तरह से गिवन इंफॉर्मेशन में से पहले आप डेट और इक्विटी फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेट इक्विटी रेशियो का. अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर. अब यहाँ पर जैसे कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो की आइडियल गिवन है, ऐसे ही आपको डेट इक्विटी रेशियो की आइडियल गिवन है और डेट इक्विटी रेशियो की आइडियल होती है सेम एज करंट रेशियो 2:1. बट इन द केस ऑफ करंट रेशियो 2:1 इज मिनिमम. दो डेट इक्विटी रेशियो के केस में 2:1 इज मैक्सिमम. हियर मैक्सिमम मींस कि 2:1 मींस 2 डिवाइड बाय 1. इट मींस हमारे जो डेट हो सकते हैं हमारे इक्विटी से मैक्सिमम जस्ट डबल हो सकते हैं. अगर वो डबल से ज्यादा होंगे एंड इट शोज अनसेटिस्फैक्टरी और जितना वो कम होंगे इट शोज सेटिस्फैक्टरी पोजीशन. क्योंकि डेट का ज्यादा होना इस बात को इंडिकेट करता है कि हम फंड्स के लिए एक्सटर्नल पर्संस पर डिपेंड रहते हैं और डेट का कम होना इस बात पर का इंडिकेटर होता है कि हम फंड्स के लिए एक्सटर्नल पर डिपेंड नहीं रहते, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं फंड्स के लिए. और जितना ऑर्गेनाइजेशन फंड्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होगी उतनी ही उसकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी मानी जाती है डेट इक्विटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर प्रोप्राइटरी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल एसेट में ओनर के कंट्रीब्यूशन को चेक करना
कि टोटल एसेट्स में ओनर कंट्रीब्यूशन कितना है, और हमें मालूम है कि ओनर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ओनर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि सेटिस्फैक्टरी पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अगर हम बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो टोटल एसेट मींस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड में केवल दो ही हेडिंग होते, मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। इसी के टोटल को बोला जाएगा टोटल एसेट। इक्विटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इक्विटी मींस होता है बेटे शेयर होल्डर्स फंड एंड इट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब प्रोप्राइटरी रेशियो या आगे जितनी भी रेशियो आ रही है उनका कोई आइडियल गिवन नहीं है, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी हाई बेटर होती है और कौन सी लो बेटर होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब ओनर्स कंट्रीब्यूशन है इन द टोटल एसेट्स, और ओनर कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना वो बेटर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जितनी प्रोप्राइटरी रेशियो हाई होगी उतना ये सेटिस्फैक्टरी पोजीशन को शो करेगी फॉर द बिजनेस। इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। और डेट टू टोटल एसेट रेशियो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल के कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना कि ऑर्गेनाइजेशन की टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल पार्टीज फंड्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेट टू टोटल एसेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेट कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए तो हमने डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए तो फॉर्मूले में से न्यूमरेटर में रखा गया। इस वजह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी चीज आपको अपर में रखनी है, न्यूमरेटर में रखनी है, कौन सी डिनोमिनेटर में रखनी है। अब टोटल एसेट्स के बारे में हमें मालूम है, डेट के बारे में हमें मालूम है, अल्टीमेटली आप वैल्यू अप्लाई करो और आंसर फाइंड आउट कर लो। इस केस में डेट टू टोटल एसेट रेशियो जितनी कम होगी उतनी बिजनेस के लिए वो सेटिस्फैक्टरी होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना वो अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन को शो करेगी। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें फोर्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं मनी प्रोवाइडर, जिसे हम लेंडर्स भी बोलते हैं, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, या डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। वो बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, क्योंकि हमेशा जो लोन प्रोवाइड करता है उसके दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड रेगुलर एंड रीजनेबल रिटर्न। ये वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहनी चाहिए, सेकंड वो चाहता है कि उसे रेगुलर और एक रीजनेबल रिटर्न मिले, उसके लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए बिजनेस। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है बेटे इस बात की नॉलेज गेन करना कि जितना फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है ऑर्गेनाइजेशन का उसके कंपैरेटिवली प्रॉफिट्स का वॉल्यूम कितना है, मींस उससे कितने हाई प्रॉफिट चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अकाउंटिंग एब्रिविएशन है, शॉर्ट में से लिखा जाता है NPBIT। That means net profit before interest and tax divided by fixed interest charge। अभी ध्यान रखना कि जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होता है वो डेट आइटम पर होता है। पहली बात पे ध्यान रखना है, डेट आइटम पर मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर होता है, क्योंकि डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में आप हेडिंग बनाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे आपको दिया हुआ है 10% लोन ₹1 लाख, हियर 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा डेट है 1 लाख रुपीज, इसका 10% 10,000 रुपीज, इसे बोला जाएगा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। इसी तरह से 15% डिबेंचर ₹2 लाख, अब 2 लाख का 15% 30,000 रुपीज, ये हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है, तो टोटल फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हो गया 40,000। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार ये परसेंटेज आपको प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी दी होती है। सपोज आपको दिया हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 लाख, तो 9% ऑफ 5 लाख जो 45,000 रुपीज आ रहा है, इट इज नॉट ए फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि शेयर्स पर जो ये परसेंटेज दी होती है दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड।
ये इंटरेस्ट नहीं होता बेटा, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है। इसलिए हमने कहा था कि जो इंटरेस्ट होता है वो डेट आइटम पर होता है, और शेयर होल्डर्स या शेयर जो है वो इक्विटी की आइटम है, डेट की आइटम नहीं है। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी क्वेश्चन सोल्व करते समय, स्पेशली आपने। दूसरा जो चीज आपने ध्यान रखनी है, हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन होते हैं जिन्हें हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अंडरस्टूड है? अगर नेट प्रॉफिट सिंपल दिया हुआ है, क्लियर नहीं किया हुआ, तो बिफोर माना जाता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट और टैक्स में से सबसे पहले हम ट्रीटमेंट दिखाते हैं इंटरेस्ट की। हम पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। जब आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो अंडरस्टूड है, अगर टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा हो तो बिफोर टैक्स है, तो आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर से आफ्टर जाते समय पहले इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट दिखाई जाती है, फिर टैक्स की ट्रीटमेंट दिखाई जाती है, और इन्हें माइनस किया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको आफ्टर दिया होगा और हमें बिफोर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें बिफोर चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर में ट्रीटमेंट दिखानी है। अब आप टैक्स की ट्रीटमेंट पहले नंबर पर दिखाएंगे और फिर इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट दिखाएंगे, और रिवर्स ऑर्डर जाते समय आपको इसे प्लस करना है। पहले आप टैक्स प्लस करेंगे, फिर इंटरेस्ट प्लस करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट आ जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, जितना भी फिक्स इंटरेस्ट चार्ज दिया होगा आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और इस केस में जो आपको आइडल दिया हुआ है इट इज 6 और 7 टाइम्स, और ये मिनिमम है। 6 और 7 टाइम मीन 6:1 और 7:1। दैट मीन्स जो हमारे प्रॉफिट होने चाहिए वो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज के कंपेरेटिवली 6 और 7 टाइम्स ज्यादा होने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज 1 रुपीज है, that means the profit should be at least ₹6 or 7। तो हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए वो 6 और 7 रुपीज होने चाहिए। दिस इज सेट टू बी आइडियल पोजीशन। अगर इससे ज्यादा है तो सेटिस्फैक्टरी, और अगर इससे कम है तो अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये 4 रेशियो है बेटे। सिर्फ फॉर्मूले मैंने आपको कल ग्रुप में सेंड शेयर कर दिए, वैसे इनको आपने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और अल्टीमेटली आप फॉर्मूले अप्लाई करना शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी फिर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। जैसे अब आप लोगों ने आज शेयर किया है कि कितने आपने क्वेश्चन किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 80% आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप किसी भी वे से, बस फॉर्मूला अपने याद रखना है, आप किसी भी वे से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आंसर ठीक आ रहा है दैट मीन्स इट विल बी एन एक्सेप्टेबल वे। 20% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि आप शो भी कर रहे हैं। जो जो प्रॉब्लम आएंगी वो आप उससे शेयर करेंगे, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष ने क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन नंबर हर्ष 25 और 26, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है। आई थिंक आपने 26 बोला बेटा। यस सर, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ जी, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 सेम नहीं है सर। देखिए इसमें आपको मेंशन किया हुआ है 26 क्वेश्चन में, the ratio of current assets ₹5 lakh into current liabilities is 2.5:1। आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशियो दी हुई है, दैट मींस करंट रेशियो दी हुई है 2.5:1, जिसमें से करंट असेट्स की वैल्यू आपको 5 लाख गिवन है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट चाहता है कि हमारी जो करंट रेशियो है वो 2:1 के इक्वल मींस आइडियल के इक्वल हो जाए। बाय एक्वायरिंग सम असेट्स, सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट, और रेशियो को चेंज करने के लिए उसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी, और वो चाहता है कि ट्रांजैक्शन किस तरह से की जाए। हम कुछ करंट असेट्स परचेज करें क्रेडिट में। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स व्हिच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। आपको ये बताना है कि कितने करंट असेट्स परचेज की जाए कि उसकी जो रेशियो है वो 2.5:1 से 2:1 हो जाए। ये लीजिए, आपको सबसे पहले बेटे क्वेश्चन में करंट असेट्स गिवन है। करंट असेट्स दैट इज इक्वल टू ₹5 लाख। फिर आपको करंट रेशियो गिवन है बेटे। करंट रेशियो
और करंट रेशियो आपको गिवन है 2.5:1। हम सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। हमें मालूम है बेटे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो में गिवन है 2.5 डिवाइड बाय 1। करंट असेट हमें गिवन है 5 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी हमारे पास 5 लाख डिवाइड बाय 2.5, इट इज रुपीज 2 लाख। ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 2 लाख रुपीज की। अब आपको कहा गया कि हमें करंट रेशियो जो है 2:1 के इक्वल मेंटेन करनी है बाय परचेज ऑफ करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे लेट करंट असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अभी देखिए कि अगर हम करंट असेट्स परचेज करते हैं एक्स रुपीज की, तो हमारी गिवन करंट असेट्स पर क्या इफेक्ट होगा? इट विल इंक्रीज, तो 5 लाख प्लस एक्स। करंट लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट होगा? इट विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि आप करंट असेट जो परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा करने से रेशियो कितनी हो जाए 2:1 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस एक्स। एक्स वाली इंफॉर्मेशन को एक तरफ रख दीजिए, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख। क्या करवा दिया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख रुपीस। और यही आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो कि आंसर ठीक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 5 + 1 6 लाख डिवाइड बाय 2 + 1 3 लाख, 6 डिवाइड बाय 3 2:1 आंसर ठीक आ रहा है। इट मींस आपने ठीक कैलकुलेशन की है। यही आपसे पूछा गया था कि कितने वैल्यू की करंट असेट्स परचेज की जाए कि रेशियो हमारे 2:1 हो जाए। आंसर है हमारा 1 लाख रुपीस। हाँ जी हर्ष, मान ले ठीक बेटे? हाँ सर, समझ गया। वो करती है। ठीक है। अच्छा, एक चारवी ने बात की है कि सर वो क्वेश्चन हमारे कैसे करने हैं। चारवी में आपको 32 क्वेश्चन में बता देता हूँ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटे। ऐसे रेशियो करंट रेशियो में दिए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन डेट इक्विटी रेशियो में दिए हुए हैं। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे दिया हुआ है द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। आपको ये ट्रांजैक्शन दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रेशियो को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी और कौन सी इफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको इसे इलिस्ट्रेट करना है। इलिस्ट्रेट करने का मतलब, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो 1:2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटे डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। और ये आपको गिवन है बेटे 1:2 मीन्स 1/2 आपको गिवन है। यहाँ पर आप वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, जिस तरफ 1 होगा उसे 1 लाख एज्यूम कर लेना। अपने आप इक्विटी 2 टाइम्स है तो 2 लाख हो गई। ये लेट कर दीजिए कि हमने ये एज्यूम किया। अब आपको सबसे पहले दिया हुआ बेटे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है, आप लिखेंगे नंबर 1 इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट रुपीज 1 लाख। ये हमने एज्यूम कर लिया कि हमने 1 लाख के शेयर इश्यू किए हैं बेटे। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इसका डबल इफेक्ट हो रहा है। आप ये देखो कि उस डबल इफेक्ट में से क्या डेट और इक्विटी पर कोई इफेक्ट है? वो दोनों इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो एक इफेक्ट भी हो सकता है, वो एक भी नहीं हो सकता। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो किस किस पर इफेक्ट आएगा। जनरल एंट्री क्या होगी? अगर हम इक्विटी शेयर इश्यू करने की एक ही एंट्री बनाते हैं बेटे, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक हमारी करंट असेट्स है, वो इफेक्ट हमें यहाँ पर देखना नहीं है।
इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी इक्विटी का पार्ट है, और जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, मींस इक्विटी इंक्रीज हो रही है। अब फिर से कैलकुलेट करके दिखा दीजिए डेट इक्विटी रेशियो। सेम जगह डेट पर कोई इफेक्ट नहीं है। इक्विटी पहले 2 लाख थी, 1 लाख के अपने शेयर और इश्यू किए, तो इक्विटी कितनी हो गई अब 3 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख रुपीज। अब इसकी रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आ रही है 0.33:1। पहले रेशियो कितनी है 1/2, इसके एलसीएम में 1 ले लो ताकि कंपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ये इसको बोलेंगे हम 0.5:1। तो पहले रेशियो बेटे हमारे पास 0.5:1, अब रेशियो आ रही है 0.33:1। दैट मीन्स डिक्रीज या रिड्यूस। ये रेशियो पहले से कम हो गई। कंपेयर करने के लिए एलसीएम सेम रखो। आप 1:2 को इसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो 1/2 मीन्स 0.5:1, पर अब रेशियो आ रही है 0.33:1, तो पहले से कम आ रही है, तो आंसर आ गया रिड्यूस। इस तरह से आपको हर एक के बारे में। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। हमें ट्रेड रिसीवेबल से मनी मिल रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं। कैश और ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही करंट असेट्स में आते हैं, ना यहाँ पर कोई इफेक्ट डेट पर होगा ना इक्विटी पर होगा, तो रेशियो सेम आएगी। देखो आंसर दिया हुआ आपको नो चेंज, क्योंकि किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, डेट पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, इक्विटी पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए आंसर आ रहा है नो चेंज। लेकिन आप इसे इलस्ट्रेट करके दिखाओगे कुछ भी वैल्यू अज्यूम करके। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, हमने कैश में गुड्स सेल किया बेटे, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक इफेक्ट गुड्स का इफेक्ट आप इन्वेंट्री पर दिखाते हैं, तो इन्वेंट्री इफेक्टेड हो रही है, और एक कैश इफेक्टेड हो रहा है। इन्वेंट्री और कैश दोनों ही करंट असेट्स में आते हैं, ना कोई इफेक्ट डेट पर हो रहा है ना इक्विटी पर हो रहा है। अगेन आंसर नो चेंज। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट कर दी, एक तरफ आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो रही है, एक तरफ कैश कम हो रहा है, तो कैश का इफेक्ट तो आपने देखना नहीं है क्योंकि वो करंट असेट्स होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस डेट, तो हमारे यहाँ पर डेट कम हो रहा है, तो आप डेट में से कम कर देंगे, इक्विटी सेम रखेंगे। फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, मतलब न्यूमरेटर कम हो रहा है। अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो पहले से कम हो जाएगी, आंसर आएगा डिक्रीज। ये आप करके देखोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगी। आपको तो सिर्फ डबल इफेक्ट पता लगना चाहिए कि जो दो इफेक्ट हैं उसमें से क्या कोई इफेक्ट डेट और इक्विटी पर है तो क्या इफेक्ट है, हमने उसे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो आपको अपने आप अंडरस्टैंड होने चाहिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का बेस है थोड़ा सा। तो पहले आप ट्राई करोगे, जो नहीं आपको समझ आएंगे कि डबल इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है, वो आप उससे क्वेरी करोगे, उसे फिर हम एक बार डिटेल स्टडी करेंगे कि आपको क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। चारवी, जहां तक आपने बेटे पहले वाले क्वेश्चन की बात की है ना, वो भी सेम इसी तरह की क्वेश्चन है बेटे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, देखो ये इसमें देखो करंट रेशियो दी हुई है 2:1। हमें मालूम है करंट रेशियो होती है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 2/1, तो अब करंट लायबिलिटी 1 लाख मान लो, तो करंट असेट्स 2 लाख हो गई, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप इसका इफेक्ट दिखाओगे, करके भी दिखाया। ये देखो ये हमने करंट असेट्स होती बेटे, करंट असेट करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, रेशियो आपको दी है 2/1, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। 1 की तरफ 1 लाख एज्यूम कर लो, तो 2 लाख होगी, हमने एज्यूम कर लिया। अब आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने लिखा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और एज्यूम कर दिया लेट ₹50,000। अब आपको इसका डबल इफेक्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर,
क्या इसका करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट है? अगर आपको लगता है इफेक्ट है तो इफेक्ट दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ, सेम रहने दो। अब मुझे मालूम है कि जब हम गुड्स परचेज कर देंगे तो हमारी करंट असेट्स इंक्रीज होंगी, दैट्स व्हाई 2 लाख प्लस 50,000। क्योंकि हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, 1 लाख प्लस 50,000। तो अब आप इसकी दोबारा रेशियो निकाल दो। अब रेशियो आ रही है 1.67:1। पहले रेशियो थी 2:1, तो पहले से कम हो रही है तो आप लिखोगे रिड्यूस, पहले से ज्यादा होगी तो इम्प्रूव, सेम होगी तो नो चेंज। तो आपको ये ट्रांजेक्शन में डबल इफेक्ट पता लगना चाहिए कि जो डबल इफेक्ट है क्या वो हमारे गिवन कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है रेशियो के। अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट दिखाओ और फिर दोबारा रेशियो निकाल दो और पहले वाली गिवन रेशियो से कंपेयर कर लो, सेम होगी तो नो चेंज, इंक्रीज होगी तो इम्प्रूव, डिक्रीज होगी तो रिड्यूस। हाँ जी सारे मानने बेटे हो जाएगा थोड़ा सा ये। हाँ जी सर। एक बार ट्राई करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, फिर जो आपको नहीं क्लियर होगा ना उसको डिस्कस करेंगे फिर हम कि उसमें क्यों डाउट हो रहा है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन और इवन इनको पहले स्किप करके ना पहले आगे वाले क्वेश्चन कर लेना, इनको सबसे बाद में उठाना, मतलब इसी रेशो के पहले अगले क्वेश्चन कर लेना, वो कंपेटिबली जल्दी हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सोचने में। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी बेटे, और एनी अदर डाउट्स? ध्रुव हो जाएगा बेटे क्वेश्चन जो पूछा था आपने? ध्रुव? यस सर। हो जाएगा? हाँ जी। चलिए तो फिर ऐसा करिए, आज के लिए यही क्वेश्चन रखिए क्योंकि आप लोगों में